सकती है, इंसान की जान भी जा सकती है और बहुत सारे लोगों की जान गई। तो लास्ट 2 साल से कोरोना का सीजन चल रहा था। कोरोना के जो पीरियड्स में कितने लोगों की मौत हुई, बस सांस लेने की दिक्कत के कारण, दम घुटने के कारण। उसका फैक्टर बहुत सारे हैं, फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टोटल 20 दवाइयों के बारे में बताऊंगा। वैसे दवाइयाँ तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं उन सब 300-400 दवाइयों में नहीं जाऊंगा, बहुत ही कंफ्यूजिंग क्रिएट करने वाला। लेकिन मैं यहाँ पर 20 ऐसे दवाई बताऊंगा जो आमतौर पर क्लिनिकली बहुत ज़्यादा यूज होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला वीडियो, अच्छी तरह से देखिए, शुरुआत से लेकर अंत तक। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूँ इस नए यूट्यूब के वीडियो में। हमारा जो नया चैनल है डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर इंटरनेशनल। अल्फाबेटिकल लेटर डी में हम चल रहे हैं, डिजीज का सीरीज कंटिन्यू चल रहा है। आज अल्फाबेटिकल लेटर डी में हम देखेंगे डिस्निया के ऊपर। लास्ट हमने डिस्फाजिया के ऊपर बात की थी, तो वहाँ पर मैंने जिक्र किया था डिस का मतलब है डिफिकल्ट। जो भी प्रॉब्लम में डिफिकल्टी होती है वहाँ पर डिस लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर डिस्निया मतलब है डिफिकल्ट इन रेस्पिरेशन, ठीक है। तो और मेरा जो तीनों चैनल है, पुराना जो है डॉक्टर संतोष कुमार पाणी, नया 2 है, ये वाला डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर इंटरनेशनल, और एक है डॉक्टर संतोष हेल्थ टिप्स, जिसमें हम शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से आपके जो भी क्लिनिकल टिप्स है उसको दे रहे हैं, और क्विक प्रेस्क्राइबिंग का टेक्निक वहाँ पर हम जिक्र कर रहे हैं, जो कि पेशेंट को देखते ही फटाफट दवाई का सिलेक्शन कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये जो वीडियो है डिस्निया। ज़्यादा देर नहीं करेंगे, छोटा सा वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नज़र रखिए और नोट कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं डिस्निया। जैसे कि मैंने कहा, डिफिकल्ट इन रेस्पिरेशन, सांस की जो नली है हमारे नाक से लेकर फिर थ्रोट में आता है, फिर ट्राकिया ब्रोंकोस होके फेफड़ों में जाता है। यहाँ पूरे जो ट्रैक्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, कहीं पर किसी भी जगह पर भी अगर थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, कुछ भी उसमें अड़चन आया, तो सांस लेने में दिक्कत होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाक में या फिर फेफड़ों के अंदर हो, बहुत सारा कारण हो सकता है। दिमागी रूप में भी, स्ट्रेस के रूप में भी हो सकता है, जिसके कारण नर्वस ब्रेकडाउन होकर न्यूरोलॉजिकली वो सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो पॉजिटिव फैक्टर क्या क्या हो सकता है देखेंगे। सांस लेने में दिक्कत है, इसको जानना बहुत जरूरी है, तभी अगर आप उसको रोक पाएंगे। सबसे पहला है अस्थमा। अस्थमा श्वास रोग जिसको बोलते हैं, दमा जिसको बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि हमारा जो ब्रोंकोस है, जो फेफड़े हैं, उसमें जो बड़े बड़े नलियां हैं, उसमें कफ बलगम भर जाता है, वो सिकुड़ जाता है रास्ता, तो सांस जाने में मुश्किल हो जाते हैं। और जनरली मैं बता देता हूँ, डिस्निया में आपका खून में ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाती है जब प्रॉपर तरीके से हवा नहीं जाएगी अंदर, क्योंकि फेफड़ों के लास्ट स्टेज में एल्वियोली जो है, एल्वियोली में खून की नलियाँ जाती हैं और वहाँ पर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफर होता है। शरीर से जो कार्बन डाइऑक्साइड मेटाबॉलिज्म में निकलता है, वो रक्त की नलियों से आकर, वेन से आकर, वो कैपिलरी में परिवर्तित होकर, मैं फिगर में दिखा दूंगा, आप देख सकते हैं, वो लंग्स में छोड़ता है, फेफड़ों में छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड को, जो कि सांस के रूप से बाहर आता है। बाहर से जो हम फ्रेश ऑक्सीजन लेते हैं वो जाकर फिर एल्वियोली में जाता है, फिर खून में मिलता है और हार्ट में जाकर वो सर्कुलेशन रहते घूमता रहता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का ट्रांसफर एल्वियोली लेवल पर, कैपिलरी लेवल पे होता है, जो निचले स्तर पे फेफड़ों के, वहां पर अगर कोई अड़चन आता है तो ऑक्सीजन लेवल का कमी हो जाती है शरीर में और सांस लेने में दिक्कत होती है। तो बेसिक फंडामेंटल इस चीज को समझिए। और अस्थमा उसका एक मेजर काज है, जो कि बहुत सारे लोगों को सफर कर रहे हैं, छोटे बच्चों से लेकर ओल्ड एज तक किसी को भी हो सकता है। डस्ट एलर्जी हो, फूड एलर्जी हो, या फिर किसी भी कारणवश जेनेटिकली भी हो, तो ये आमतौर पर दिखाता है कि डायनामिक डिजीज है और डायनामिक मेडिसिन से ठीक होता है, लेकिन एलोपैथिक सिस्टम में उसको कंट्रोल किया जा सकता है। जड़ से खत्म करना हो तो सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी का आपको सहारा मिलेगा। लेकिन इमरजेंसी केसेस में, जहाँ पर इंसान की जान जाने की खतरा रहती है, आप वहाँ पर एलोपैथिक सिस्टम का भी जैसे कि टैबलेट्स है, वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इनहेलर्स का इस्तेमाल करना, और जनरली 2 तरह के इनहेलर्स होते हैं, जनरल इनहेलर और स्टीरॉयड, तो किसी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं अलॉन्ग साइड ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन। उसके साथ भी हम होम्योपैथी मेडिसिन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था अस्थमा के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बीमारी है वो है एनीमिया। एनीमिया मतलब खून में प्रॉपर खून की, हीमोग्लोबिन की कमी जो है, उसको एनीमिया बोला जाता है। बहुत सारा फैक्टर हो सकता है। खून में अब प्रॉपर तरीके से खाते नहीं है, अगर खाते हैं तो वो तन में प्रॉपर मेटाबॉलिज्म होकर लगता नहीं है, एसिमिलेशन नहीं हो पाता। तो एनीमिया के कारण बहुत सारे जो ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन, क्योंकि ऑक्सीजन को बाइंड करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, तो हीमोग्लोबिन के कम होने के कारण भी ऑक्सीजन लेवल में कमी आती है और डिस्निया हो सकता है। नेक्स्ट आता है एंजाइटी। एंजाइटी मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बेचैनी हो जाना। बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं तो आपके जितने भी नर्वस नलियाँ या फिर जो भी इंटरनल टिश्यूज़ हैं वो वहाँ पर सिकुड़ जाते हैं। सिकुड़ जाने से जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो नलियाँ हैं वो सिकुड़ जाने से सांस प्रॉपर तरीके से नहीं आता। ब्लड लॉस, बहुत ज़्यादा अगर खून का नष्ट हो जाता है, खून निकल जाता है शरीर से किसी भी कारण, इंजुरी से हो या फिर एक्सीडेंट से हो या फिर
किसी भी कारण से नाक से या फिर जो हमारे फीमेल्स है उनके जो मेंस्ट्रुअल ट्रबल से वहाँ पर निकल जाता है। तो कारण कोई भी हो, अगर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है शरीर में, जितनी खून की मात्रा होनी चाहिए उससे अगर कम हो जाता है तो ओबियसली हीमोग्लोबिन की कमी होगी और ऑक्सीजन लेवल भी कमी हो जाता है, तो सांस लेने में दिक्कत होगी, ये याद रखिए। कार्डियोमायोपैथी भी डिजीज है, हार्ट डिजीज है, वहाँ पर भी मस्कुलर जो प्रॉपर कंट्रैक्शन नहीं होता तो वहाँ पर भी सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ये भी एक बहुत ही क्रॉनिक स्टेज में होता है, जो कि चेस्ट से रिलेटेड, फेफड़ों से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं इसमें। और पुल्मोनरी डिजीज, पुल्मोनरी मतलब चेस्ट जो लंग्स से जुड़ी हुई जितनी भी बीमारियां डिजीजेस होती है वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम देखा जाता है, ये क्रॉनिक टेंडेंसी में होता है। हार्ट फेल्यूर, हार्ट अटैक, ये दोनों हार्ट से रिलेटेड है, जो कि अक्सर हार्ट का प्रॉब्लम होने से बीटिंग ठीक से नहीं होता या फिर प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करता, वाल्वुलर डिफेक्ट रहता है, ये तमाम प्रॉब्लम में भी ये सारा हो सकता है। इनहेलिंग फॉरेन बॉडी, कोई फॉरेन बॉडी आपने इनहेल कर लिया, कोई डस्ट वगैरह, कोई धूल वगैरह, या फिर बाहर जो बहुत ज़्यादा खदानों में काम करते हैं वहाँ से कोई बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पार्टिकल्स आए और नाक में घुसे तो वो भी ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर सकता है, एलर्जिक रिएक्शंस पैदा कर सकता है, जिसके सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। लो बीपी कम हो जाने के कारण भी प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो पाता, जिससे ऑक्सीजन लेवल की कमी होती है और डिस्निया देखा जा सकता है। निमोनिया बहुत ज़्यादा मतलब बलगम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है फेफड़ों में, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है, ये छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है निमोनिया। पुल्मोनरी एडिमा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो फेफड़ों में पानी जमा हो जाता है एक तरह से, तो एडिमा स्वेलिंग कंडीशन आ जाती है वहाँ पर, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ट्रांसफर होना चाहिए टिश्यू लेवल पे वो नहीं हो पाता, तो वहाँ पर भी डिस्निया होता है। पैनिक अटैक, अचानक से घबरा जाते हैं लोग, तो उनका ठीक एंजाइटी की तरह कंस्ट्रिक्शन हो जाता है मसल्स, तो वहाँ पर भी प्रॉपर जिस पेस से, जिस रफ्तार से खून बहना चाहिए वो नहीं होता और ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। तो ये जनरली फैक्टर्स हुआ जिससे आपको डिस्निया का सामना करना पड़ सकता है। तो उसको कैसे रोके? बहुत सारी होम्योपैथी दवाइयाँ हैं, 200-300, अगर आप रिपोर्ट राइसन में जाएँ तो अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग दवाइयाँ हैं, बहुत सारे बीमारियों के लिए, अस्थमा के लिए, एनीमिया के लिए, एंजाइटी के लिए, सारे प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग दवाइयाँ हमने डिस्कस कर ली है अलग अलग वीडियोस में। लेकिन जनरली मैं आपको जो क्लिनिकली होती है 20 दवाइयों के बारे में बताऊंगा, आप इनको याद रख लेना। डिस्निया का कंडीशन आपको कभी नहीं आएगा, और अगर आ भी गया तो इनके मदद से आप क्विकली उसको रिलीव कर सकते हैं। सबसे पहला है एसिडिक एसिड, जो कि एडिमा, जितने भी हमने कहा पुल्मोनरी एडिमा हो या लंग्स के रिलेटेड जितने भी अगर सूजन आ गया तो उसको कम करता है, और आमतौर पर डायबिटीज़ में भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जनरली ये वीकनेस वाली जितने भी सिस्टम है या फिर खून की कमी है वहाँ पर भी एक्शन आता है। एकोनाइट इमरजेंसी केसेस में बहुत ज़्यादा काम करता है, किसी भी कंडीशन में, इमरजेंसी सिचुएशन में कोई दिक्कत आ जाए तो वहाँ पर डिस्नी कंडीशन काम करता है बढ़िया एकोनाइट। एमोनियम कार्ब, सर्दी जुकाम में बलगम जमा हो गया है, नाक बंद हो गया है, सांस नहीं लेने पाते, तो उस कंडीशन में बहुत काम करती है, दोनों नथुने बंद हो जाते हैं, ठीक है। एंटीमटाट, बलगम बहुत ज़्यादा भरा हुआ होता है लेकिन निकलता नहीं है, गड़गड़ की आवाज़ आती है, रेटलिंग साउंड होता है, जीभ सफ़ेद हो जाता है, ये उसका पर्टिकुलर सिम्टम है, याद रखना। आर्सेनिकम एल्बम, अस्तमान बहुत बढ़िया है, विजिंग आता है, रात के वक्त प्रॉब्लम पड़ता है, सामने की तरफ झुकने से उसका प्रॉब्लम कमी आती है, और प्यास बहुत ज़्यादा लगता है, थोड़े थोड़े पानी पीने में इच्छा होती है उसकी, ये उसके सिम्टम्स है। एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, बेचैनी ये बहुत ज़्यादा होती है, एक जगह पर नहीं बैठता, ये उसके कुछ कॉमन सिम्टम है जिससे आप पता लग सकते हैं इसको आर्सेनिक चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है ब्रोमीन, कोई फ्यूम, कोई धुआं जैसे सांस के अंदर चला जाए तो बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, कहीं धुएं वाली जगह पर आप पहुंच गए तो पेशेंट को भी उसी तरह का कंडीशन लगता है कि कहीं मैं धुएं में ना गिर जाऊँ, धुएं में सिचुएशन में जैसे होता है पेशेंट, वो जैसे फील करता है, ब्रोमीन के पेशेंट को ठीक उसी तरह से फील होता है, वो बोलेगा आपको ऐसा लगता है कि मैं कहीं धुएं के अंदर चला गया हूँ, ऐसे सांस लेने में मुझे दिक्कत हो रही है, नहीं जा रही है सांस, तो वो बोलेगा ब्रोमीन। डायनिया, ड्राइनेस आ जाता है फेफड़ों में, बाहर की प्लूरल मेम्ब्रेन में हो या फिर अंदरूनी तौर से सीरस मेम्ब्रेन में, कहीं पर भी अगर ड्राइनेस है, बलगम सूख जाता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और बहुत ज़्यादा पानी पीता है, तो उसके सिम्टम्स है, इसको भी आप देख सकते हैं डिस्नी कंडीशन में। कैक्टस और डिजिटलिस भी है, नीचे आएगा, वो हार्ट प्रॉब्लम के लिए बहुत ज़्यादा है, इरेगुलर पल्स भी रहता है, बीट्स बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन करता है, और हार्ट की दिक्कत आमतौर पर होती है रिमाटिक हार्ट में भी, आप इसको दे सकते हैं। कैलकेरिया कार्ब एक डीप एक्टिंग मेडिसिन है, पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है, आर्टिसोरिक मेडिसिन में जाएगा, वो जनरली आमतौर पर जितने भी उसके सिम्टम्स हैं, बेसिक सिम्टम्स कैलकेरिया कार्ब का, फैट, फेरी, फ्रेबी, और उसके साथ स्वीट डिज़ायर, सॉल्ट डिज़ायर, ये सब जनरली स्वेट, सर में स्वेट ज़्यादा आना, अगर ये सब आप देखें पेशेंट में तो आप इसको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं।
दिक्कत कोई भी हो, इन सिम्टम को अगर है तो आप उसको दीजिए, बहुत बढ़िया काम करेगा। कार्बोवेज जैसे कि जानते होंगे, गैस वाले सिम्टम है, ऊपरी पेट के ऊपरी तरफ गैस ज़्यादा होता है तो कार्बोवेज काम करता है। ओवरऑल पेट में होता है तो चाइना, और नीचे की तरफ होता है तो लाइकोपोडियम। ये ओवरऑल 3 गैस्ट्रिक सिम्टम इबिनास के हिसाब से टॉप 3 ट्रायोस ऑफ गैस रेमेडीज, फ्लक्चुएंस रेमेडीज याद रखना। क्राटेगस डिजिटालिस कैक्टस, ये तो हमने हार्ट के लिए बता दिया अभी। फेरम मेटालिकम जनरली खून की कमी या फिर एसिमिलेशन नहीं हो पाता तो उसको ये बेहतर करता है आयरन सप्लीमेंट्स की कमी के कारण। पेपर सल्फ सर्दी जुकाम के कारण, विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा होती है इसकी दिक्कत, और रेनी सीजन में इसका सिम्टम्स कम होता है। ये उसका पिक्युलरिटी है पेपर सल्फ का, इसको याद रखना। इपिका जो है ये, इसमें जो न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व है, जो बार बार उल्टी का सेंसेशन आता है, विजिंग बहुत ज़्यादा होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, बलगम जमा हुआ होता है बहुत ज़्यादा लेकिन निकलता नहीं है, इपिका उसका बहुत बढ़िया मेडिसिन है। कालीबाइक्रोमिकम, साइनस रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम, नाक के पीछे जो जितने भी साइनस है वहाँ पर जाम हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, इसलिए सांस जो रुक जाता है, प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाता और डिस्नी कंडीशन पैदा होता है, डिफिकल्ट इन रेस्पिरेशन। लैकेसिस, आमतौर पर गले के आसपास इसका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, सोते वक्त इसका प्रॉब्लम बढ़ जाता है, ये इसका स्पेसिफिक लक्षण है, इसको याद रखना लैकेसिस का। और उसका जीभ, जो बोले आप जीभ उसको बाहर निकालो तो ऐसे लड़खड़ाता है, जीभ एक जगह पर स्टैंड स्टिल नहीं रख सकता, ऐसे कांपता है जैसे सांप के जीभ कांपते हैं। और ये बहुत ज़्यादा लोकासिटी, ग्रेट लोकासिटी बोलते हैं एक सिम्टम है, बहुत ज़्यादा बातूनी होता है लैकेसिस, उससे आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं इस पेशेंट को लैकेसिस चाहिए। नेक्स्ट होता है नट्रम सल्फ, बारिश के सीजन में, नमी के सीजन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसका बढ़ता है और आमतौर पर डल कैमरे के साथ इसको दिया जा सकता है, लेकिन नट्रम सल्फ डिपेक्टिंग एंटीसाइकोटिक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है, इसको यूज़ करने बीमारी जड़ से खत्म होगा, खास करके अस्थमा सीओपीडी में इसको बहुत ज़्यादा यूज होता है। नेक्स्ट आता है नक्स वोमिका, गैस्ट्राइटिस से रिलेटेड अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ, बहुत ज़्यादा हमने खा लिया है इधर उधर की चीज़ें, पार्टी में गए हैं, बहुत नॉनवेज वगैरह इधर उधर मसालेदार चीज़ें बहुत खा लिया, गैस बहुत हो गया है, निकलता नहीं है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, बेचैनी रहती है, तो हम नक्स वोमिका 200 का 2-3 डोज ले सकते हैं। उससे क्या होगा, पेट हल्का हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से स्टूल मोशन हो जाएगा और आपकी सांस लेने की दिक्कत भी सही हो जाएगी। पेट में गैस ऊपर ढकेल देता है, ऊपर धकेलता है, तो कार्बोवेज नक्स वोमिका बहुत बढ़िया काम करता है, इसलिए कंडीशन में रिलीफ देता है। नेक्स्ट फाइनली आता है 20 नंबर वाला जो दवाई स्पॉन्जिया। स्पॉन्जिया आमतौर पर, जैसे कि मैंने वीडियोस में भी मेट्रा मेडिका में कहा था कि स्पॉन्ज के थ्रू अगर एयर पास करता है, जैसे साउंड होता है, घाय साए 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 की आवाज़ आती है, तो वो क्या होता है कि ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है, थोड़ा सा भी मॉइस्चर नहीं होता, थोड़ा सा भी म्यूकस सिक्रेशन नहीं होता, तो वहाँ पर ये बहुत बढ़िया काम करता है। बलगम सूख जाता है, तो अगर म्यूकस सिक्रेशन नहीं होगा तो प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांजिशन नहीं होगा, सर्कुलेशन बहुत कम हो जाएगी और बलगम चिपक जाएगा, तो रास्ता बहुत ही सिकुड़ जाएगा। तो स्पॉन्जिया उसमें बहुत ज़्यादा मदद करती है, खांसी में, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी, हर प्रॉब्लम में इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जनरली जितना भी 20 दवाएं हमने कहा है 30 पोटेंसी में ले सकते हैं एक्यूट कंडीशन में। एक्यूट कंडीशन में 30 पोटेंसी आप हर 2-2, 3-3 घंटे में रिपीट कर सकते हैं। एक्यूट कंडीशन में 15-15, 20-20 मिनट या आधे घंटे में भी आप रिपीट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही कंडीशन में सुधार आ जाए फिर आप उसका ड्यूरेशन बढ़ा देना है और धीरे धीरे करके उसको बंद करना है। हमेशा के लिए इसको बहुत दिन, 10-15 दिन, 20 दिन से ज़्यादा नहीं लेना। 5-7 दिन, 10 दिन लेने के बाद उसका फिर 200 का दिन में 2 बार 2 दिन देना है। और अगर शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है तो आप दिन में 2 बार करके 3 दिन तक दे सकते हैं। जैसे नक्स वोमिका हुआ, ब्रायोनिया हुआ, एंटीमटाट, एमोनियम कार्ब, एकोनाइड, इसको 3 से 4 दिन भी आप दे सकते हैं, दिन में 2 बार करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो डीप एक्टिंग मेडिसिन है उसको 1 ही या 2 दिन ही देना, उससे ज़्यादा मत देना, तो एग्रावेशन हो सकता है और बीमारी में काम ही ना करे। ठीक है, ऐसा नहीं कि सबको एग्रावेशन होगा, किसी को काम नहीं करेगा और ड्रग प्रूविंग भी हो सकता है, किसी कोई नया सिम्टम्स आ सकता है, तो इस चीज़ का ख्याल रखिए। ठीक है, तो ये जनरली हमने देखा डिस्नी कंडीशन और उनके रिलेटेड 20 इंपॉर्टेंट दवाइयाँ, बहुत तेज़ी से हमने इसको जिक्र किया है। अगर आपको समझ में ना आए तो यूट्यूब में एक ऑप्शन है, उसको वीडियो को स्लो करके भी आप सुन सकते हैं, 1x 2x स्पीड में या फिर माइनस स्पीड में भी स्लो करके भी सुन सकते हैं, तेज़ी से सुन सकते हैं। उसका एक ऑप्शन आता है ऊपर, तो वहाँ पर भी आप क्लिक करें और इसको बहुत स्लो से भी सुन सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया फैसिलिटीज है यूट्यूब पे, तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। हर लोगों के लिए अलग अलग चीज़ों का जिक्र मैंने किया है, तो सब देखें, सबके लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस लेके मैं आने वाले दिनों में आने वाला हूँ, तो बिल्कुल आप बने रहिए मेरे तीनों चैनल्स के साथ। जो पुराना चैनल है डॉक्टर संतोष कुमार पाड़ी, 2 नए चैनल डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर इंटरनेशनल और डॉक्टर संतोष हेल्थ टिप्स, तीनों को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर क्लिक करें, ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और होम्योपैथी का आप नॉलेज पा सकते हैं। होम्योपैथी का प्रचार और प्रसार करना हमारा अंतिम लक्ष्य है। मैं चाहता हूँ कि आप सब इसमें भागीदार हो और आप सब लोग मेरे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।